पीएम मोदी की मन की बात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चैलेंज, कहा हिम्मत है तो किसान और जॉब की बात करो। वहीं बिहार के सासाराम में विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हुई हत्या, बाइक सवार 3 हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, गोली मारकर हुए फरार। बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत कोलकाता पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, परिवर्तन रैली में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। और असम चुनाव से पहले बीपीएफ ने छोड़ा बीजेपी का साथ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, वहीं बीजेपी ने पहले ही बीपीएफ को कर दिया था अलग। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। इसरो ने इस साल का पहला स्पेस मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया है। बता दें आपको कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV की ओर से सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट अंतरिक्ष में रवाना हुए हैं। वहीं बता दें आपको कि PSLV का 53वां मिशन है और 2021 के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पूर्ण रूप से वाणिज्यिक है और जिसमें प्राथमिक पैसेंजर अमोनिया एक उपग्रह है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि NSILA इस मिशन को स्पेशल फ्लाइट इंक और USA के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत पूरा कर रही है। और अमोनिया एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। और बता दें आपको कि PSLV से 51 साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला मिशन है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का राकेश टिकैत एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के कई हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाई गई रैलियों, महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने 28 फरवरी से 22 मार्च तक का अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया है, जिसमें उनकी अगली रैलियों और कार्यक्रम कब और कहाँ है इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। बता दें आपको कि राकेश टिकैत यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और यह पंचायत लखनऊ में होगी और इसके बाद 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करेंगे। 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में और 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर की महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहे हैं और वहीं त्रिलोकपुरी के एक मतदान केंद्र से आतिशी मारलेना ने कहा है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है और इस उपचुनाव में 5 सीटों पर आप जीतेगी। वहीं बीजेपी के गढ़ में जाकर आप सूरत जैसे बड़े शहरों में दूसरे स्थानों पर आ जाती है तो साफ दिखाई देता है कि आपकी राजनीति इस देश का भविष्य है। देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है। दिल्ली की जनता का इन 5 सीटों में जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है वहाँ की जनता का मन बहुत क्लियर है। लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले निगम चुनाव में बीजेपी को निगम से निकालना है और इन 5 बाईपोल्स में भी 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। गुजरात में वहीं मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले की जैशुल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ले ली है। वहीं इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है कि कुछ दिन पहले इसी संगठन में दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी और इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन से पैसे की डिमांड भी की गई थी। संगठन ने एक मैसेज के जरिए जांच एजेंसी को चैलेंज किया। मैसेज में लिखा गया है कि रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट कर दिया था और वहीं तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम लोग बुरी तरह फेल हुए और आगे भी तुम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। मैसेज के अंत में अंबानी के लिए लिखा गया कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया था।
बता दें आपको कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी। बता दें आपको कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले की जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है और इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी भी ले ली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले इसी संगठन ने दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी और इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन के पैसे की डिमांड की गई थी। और उस बीच संगठन ने एक मैसेज के जरिए जांच एजेंसी को चैलेंज दिया। मैसेज में लिखा, रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब तुमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम लोग बुरी तरह फेल हुए और आगे भी तुम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। वही मैसेज के अंत में अंबानी के लिए लिखा गया कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया था। बता दें आपको कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के निवास स्थान पर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी। यूपी के बिजनौर में पुलिस की मिलीभगत से अश्लील डांस पार्टी चलाने का मामला सामने आया है। वहीं त्योहार के नाम पर यहां रात भर अश्लील डांस पार्टी चली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। पूरा मामला थाना नगीना देहात के हिजरपुर इलाके का है, जहां बार बालाओं पर रात भर नोटों का बारिश हुई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस की मिलीभगत से अश्लील डांस पार्टी चलाने का मामला यहां सामने दिखाई दे रहा है। और वहीं बता दें आपको कि त्योहार के नाम पर यहां रात भर अश्लील डांस पार्टी चली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। और ये पूरा मामला थाना नगीना देहात के हैजरपुर इलाके का बताया जा रहा है, और जहां यहां बार बालाओं पर रात भर नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि हैजरपुर में रात भर ये अश्लील पार्टी चली। बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है, और इसी के चलते अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए बयान दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी ने रोना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है कि जो चुनाव में रोता है वही चुनाव को खोता है। ममता दीदी ने चुनाव शुरू होते ही रोना शुरू कर दिया है, और मेरा 40 साल का अनुभव ये कहता है कि जो चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता है। वहीं बीजेपी नेता माधव भंडारी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि किसने अपना संतुलन खोया है, ये राहुल गांधी को खुद तलाशने की जरूरत है। राहुल गांधी अपनी संवेदना खो चुके हैं, उन्हें उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों उन्हें गंभीरता से ले। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। संतुलन किसने खोया है तो राहुल गांधी ने खुद तलाशने की जरूरत है, और केवल विद्वेष मन में रखकर जब कोई व्यक्ति राजनीति में उतरता है, राजनीति करता है, तो उसकी हालत राहुल गांधी जैसी होती है। राहुल गांधी के मन में दूसरों के प्रति केवल विद्वेष की भावना है, केवल विद्वेष की भावना है, और इसके कारण परिस्थिति समझ लेना, उसके बारे में सोचना, ये सारी जो गतिविधियां है, वो सारे संवेदना जो है वो राहुल गांधी खो चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, आइए तस्वीरें दिखाते हैं। यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए, और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार हमारे युवा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते
जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह संत रविदास जी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि परिवार के सभी सदस्यों ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। तंत्र एक बारगी नहीं खत्म हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ होता है तो उनके परिवार के अनेक सदस्यों ने इस लोकतंत्र को कुचलने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। और 1974 का चाहे वो आपातकाल हो, जिस तरह से न्यायपालिका के पर कतरे गए, प्रेस की आज़ादी छीनी गई, नेताओं को यंत्रणा दी गई, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, तब भी लोकतंत्र जीवित रहा और पूरी शक्ति के साथ 1977 में जीवंत होकर के सामने आया। इसलिए कहीं ना कहीं इतिहास से उन्हें सबक लेने की। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि कायदे से सब प्राइवेट अस्पताल में कोरोना टीका फ्री होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने वादा किया था कि कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। कायदे से तो सब फ्री होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो लोग सक्षम हैं अगर 250 रुपया दे सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि पूरे देश में वैक्सीन फ्री दी जाएगी। वहीं असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने शनिवार को बताया कि पार्टी ने बीजेपी के साथ सभी संबंधों को खत्म कर लिया है और अब कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गया है। बता दें आपको कि बीपीएफ के अध्यक्ष हगरामा मोहिलारी ने ट्विटर पर कहा कि शांति, एकता और विकास को लेकर काम करने के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने आगामी असम विधानसभा चुनाव में महाजात के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है और अब बीजेपी के साथ दोस्ती या गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें आपको कि बीपीएफ ने 2016 में हुए असम विधानसभा चुनावों में 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में अब विधायक के परिजन भी सुरक्षित नहीं हैं। सासाराम में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बाइक सवार 3 हमलावरों ने शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें संजीव मिश्रा की मौत हो गई है। बता दें आपको कि रोहतास जिले के परस्थुआ के करघर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संजीव मिश्रा परस्थुआ स्थित अपने आवास पर थे और उसी दौरान 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। संजीव मिश्रा को 4 गोली लगी और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कि ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी जाए। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हम लोग पूरा परिवार, चूँकि शोकाकुल है सारा परिवार, एकदम खास भतीजे की मेरी हत्या हुई है। दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम हम लोग बनारस जाएंगे, लेकिन कल से हम लोग अपना कुछ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे और फिर आप लोगों से सब जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर पुलिस कितना सक्रिय है? नहीं, इस बारे में तो सदन में ये बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जब अभिभाषण का जवाब दे रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया था क्राइम को लेकर, और वो तैयार नहीं थे इस बात को मानने के लिए, अपना पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना खाली अगर मेरे जिला में देखा जाए और मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हाल ही में 2 मर्डर हो गए, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। क्राइम नहीं तो क्या है, 2 एकदम दिन दहाड़े मर्डर हुए। एक कोचस वाली घटना सबको याद है, और ये दूसरी घटना जस्ट कोचस के बगल में मेरा गाँव है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
ऐसी ही उम्मीद के साथ बैठे हैं किसान। किसानों की गुहार कब सुनेगी सरकार? क्यों आज फिर नई रणनीति के लिए किया मजबूर? कब होगा अन्नदाताओं के आंदोलन का अंत? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? हमारे साथ जुड़िए हक की बात पर। दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कैथल के पुंडरी के डुलियानी गांव के पास निर्माणाधीन 152D हाईवे का पुल गिर गया। और बता दें आपको कि डुलियानी से ट्योंठा जाने वाले लिंक रोड के ऊपर से होकर गुजरने वाला पुल गिर गया है। और उस बीच निर्माणाधीन हाईवे पर अचानक पिलर टूटने से पुल गिर पड़ा। और निर्माणाधीन पुल के तैयार होने से पहले पिलर का टूटकर गिरना कहीं न कहीं निर्माण में लापरवाही की तरफ इशारा जरूर करता है। और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया है। और इस बीच नारनौल से चंडीगढ़ के लिए 152D हाईवे बन रहा था। बता दें आपको कि इस महीने नोएडा के बरोला से एलिवेटेड रोड के पिलर का पूरा जाल गिर गया था। और इस दुर्घटना में 3 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए थे। और इस घटना से केस सेक्टर 49 थाना इलाके में हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और इस दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं के संचालन को अनुमति दी गई है। वहीं अजनगांव सुरजी के कंटेनमेंट जोन को घोषित किया गया है। और इससे पहले दोनों शहरों में 21 फरवरी को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। और यह लॉकडाउन 1 मार्च तक के लिए लगाया गया था। बता दें आपको कि लेकिन शनिवार को स्थिति की समीक्षा करने के बाद दोनों शहरों में फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और वहीं लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान, निजी कोचिंग सेंटर आदि प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोग अपनी जरूरत का सामान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खरीद सकेंगे। बिजनौर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर हमले के मामले में अब दूसरा पहलू भी सामने आया है। यहाँ पर सपा नेताओं की दबंगई का मामला जुड़ गया है। और खुद SDO ने बताया कि सपा के कार्यकर्ता एहतेशाम और उसके भाई की ओर से पहले खूब मारा गया और फिर जमकर गालियां दी गई। SDO ने नगीना के सपा विधायक मनोज पारस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक श्री एक दिन पहले उन्हें दफ्तर में आकर धमका कर गए थे और कागज पत्थर फेंक कर गए थे। और दूसरे दिन जब हमारे साथ मारपीट हुई तो विधायक श्री वहां पहुंचे और उल्टा मुझ पर ही भड़क पड़े। पूरा मामला है, बताइए। देखिए, कल यहाँ पे माननीय विधायक जी आए थे, श्री मनोज पारस जी। तो यहाँ पे कल मैं लगभग 10 से 15 लोगों के साथ मेरे ऑफिस में आए थे। और मेरे यहाँ पे कर्मचारी भी थे जो मेरा स्टाफ था। तो माननीय विधायक जी आए और अब से लगभग पूर्व में 6 महीने पहले हमने मनिहारी सराय में सीढ़ी चोरी करते हुए कुछ लोगों की एफआईआर कराई थी। तो उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया कि इनकी एफआईआर क्यों कराई गई थी। और आने के बाद कुछ पेपर वगैरह भी फेंके। एक नाम चेंजिंग का मामला था जिसका नाम चेंज हमने कोर्ट में कर दिया गया था। लेकिन नाम चेंजिंग के मामले को लेकर माननीय विधायक जी के द्वारा एक बहुत ही इस प्रकार के अशोभनीय बातें कही गई और उनके द्वारा पेपर और फाइलें भी फेंक दी गई, जहाँ पे जिसमें ऑफिस में मेरा पूरा स्टाफ मौजूद था। और उनके द्वारा कुछ शब्दावली भी कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी विद्युत कर्मचारी या SDO या JE या कोई भी कर्मचारी साइट पे मिलता है तो उसके साथ पूरा मारपीट करेंगे। और कोई भी जितनी भी मारपीट कर सकते हैं उतनी मारपीट कीजिए। जब तक ये एफआईआर कराते रहेंगे, कितनी एफआईआर कराएंगे कि हर दूसरा आदमी मारपीट करे SDO और अमरविंदा के साथ और जो भी टीम जाती है विद्युत विभाग की उसके साथ। ठीक है कि ये किसी की सुनते नहीं है। ठीक है, ये सब कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। और पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के संक्रमण के 16,752 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 113 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। और जबकि इसी अवधि के दौरान 11,718 संक्रमित उपचार के बाद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,10,96,731 पहुंच गई है और अब तक कुल 1,07,75,169 संक्रमित कोरोना को मात भी दे चुके हैं और देश में कोरोना के 1,64,511 एक्टिव केस हैं और इस बीमारी के कारण देश में 1,57,051 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1,43,01,266 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र पुणे से आ रही है, जहां गाड़ियों के एक गोदाम में आग लग गई और वहीं आग लगने की सूचना पाते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और वहीं आग लगने से गोदाम में रखी 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं पुणे पुलिस ने इस आग लगने की घटना को संदिग्ध मान रही है और उस बीच पुणे पुलिस ने सभी गाड़ियों को कब्जे में ले मामले की जांच कर रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और कभी ट्विटर तो कभी ब्लॉग के जरिए एक्टर अपने फैंस से लगातार बातचीत भी करते हैं और कई मौकों पर अपनी जिंदगी के किस्से भी शेयर करते दिख जाते हैं। और इस बीच इस बार एक्टर के नए ब्लॉग ने सभी को बड़ा झटका दिया है। ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी एक सर्जरी होने वाली है। वहीं अपने ब्लॉग के अलावा अमिताभ बच्चन ने 10 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर भी अपनी एक फोटो शेयर की थी और उस फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने सिर्फ कई सारे प्रश्न चिन्ह बनाए थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और वहीं ट्विटर तो कभी ब्लॉग के जरिए एक्टर अपने फैन से लगातार बातचीत भी करते हैं। और वहीं बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन की अब सर्जरी होने जा रही है और इसकी जानकारी उन्होंने ब्लॉग के सहारे दी है। बता दें आपको कि एक्टर अपने फैंस से लगातार बातचीत भी करते हैं और उस बीच कई मौकों पर अपनी जिंदगी के किस्से भी शेयर करते दिख जाते हैं। और इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने ब्लॉग के जरिए बताया कि उनकी अब सर्जरी होने जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के आखिरी दिन में अब तक 2100 करोड़ धनराशि ट्रस्ट के खातों में पहुंच गई है और विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान शामिल में हो सकेंगे और इसके लिए जल्द ट्रस्ट की अगली बैठक निर्णय लेगी और जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी देंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के आखिरी दिन में अब तक 2100 करोड़ धनराशि ट्रस्ट के खातों में पहुंच गई है और बता दें आपको कि अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान में शामिल हो सकेंगे और इसके लिए जल्द ट्रस्ट की अगली बैठक निर्णय लेगी। बता दें आपको कि जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दी है। हम लोगों ने जो अभियान चला रखा था, आज माघ की पूर्णमासी होने के कारण उसका समापन दिवस है। संक्रांति से वह आरंभ हुआ था और आज वह समाप्त हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी प्राप्त की, उत्साह के साथ समर्पण भी किया और लगातार यह समर्पण का क्रम बड़े से बड़े लोगों से लेकर के छोटे से छोटे लोगों का भी अभी भी चल रहा है। मैंने आज उसकी ओर देखा है। आज सायंकाल तक ये अभियान चलेगा, कल से ये अभियान रुक जाएगा, लेकिन संजोग की बात ऐसी है कि आज और कल बैंक्स बंद हैं, लेकिन मेरा विश्वास है और कल तक का जो आंकड़ा मुझे पता है उसके अनुसार हम 2100 करोड़ रुपयों से अधिक। वहीं कोरोना का हवाला देकर अंबाला जोन के यमुनानगर और रेवाड़ी में होने वाली भारतीय सेना के विभिन्न पदों की भर्ती रद्द कर दी गई है और जिसको लेकर भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे युवाओं में काफी रोष है और आज सैकड़ों की संख्या में अंबाला छावनी में युवा इकट्ठे हुए और गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। बता दें आपको कि यहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से मांग और इंसाफ की मांग की है।
रद्द इसका बढ़ती पोस्ट पर थी कलर की, जीडी और ट्रेडमैन की। और थोड़ी सी बात बताना चाहूँ कि वो भर्ती उन्होंने वहाँ लगाई और ये बोल दिया कि कोरोना के कारण आपकी भर्ती रद्द की गई है। अब हम ये मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री के साहब इंसाफ मांगने आए हैं कि अगर कोरोना के चक्कर में हमारी भर्ती कैंसिल गई है, कुन जिलों में और कुन अपने राज्यों में भर्तियां चल रही है, वो भी कोरोना के चक्कर में ही चल रही हैं। जिसमें हिसार में भी इस टाइम हरियाणा में जो प्रेजेंट में भर्ती चल रही है, हिसार बिहारों की भर्ती चल रही है। आने वाले 14 मार्च को जो दादरी चरखी दादरी के एडमिट कार्ड आए हैं और उनकी भी 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर राज्य की बात करोगे, अपना पटियाला में भर्ती हो चुकी है, चल रही भी है, मेडिकल हो रहे हैं उनके। और आगरा में अभी भर्ती चल रही है, क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है? हम गृह मंत्री से यही पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया? अगर भर्ती हमारी कैंसिल करनी थी कोरोना के चलते हुए, तो पूरे राज्य की या पूरे जिले की, पूरे आर्मी की भर्ती कैंसिल। भारत की पूरे भारत में भी कोरोना है, तो सारे भारत में भर्ती। अगर बात यहाँ विकासनगर तहसील की जाए तो यहाँ पर भू माफिया सक्रिय है, लेकिन तहसील प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। बता दें आपको कि आज एक मामला विकासनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बदामा वाले के अंतर्गत गांव छोटू वाला का है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर ग्राम समाज की भूमि को कब्जाया जा रहा है। और जिसकी सूचना तहसील के क्षेत्र पटवारी को लगते ही क्षेत्रीय पटवारी ने तुरंत मौके पर जाकर मौके का मुआयना किया और वहीं ग्राम समाज की भूमि को गांव के लोगों द्वारा कब्जाई जमीन को मुक्त कराया और साथ ही सख्त हिदायत भी दी। बता दें आपको कि भविष्य में कोई इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रही किसान जत्थेबंदियों की लोगों द्वारा अन्न, धन और अन्य जरूरी चीजों से मदद की जा रही है। वहीं मानसा के गांव उड्डत से देवाला के नव दंपत्ति ने टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और अपनी शादी में मिला शगुन किसान आंदोलन को भेंट कर दिया है और कहा है कि किसानों के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखी होगा। और नवविवाहित बलजीत सिंह भी किसानों की मदद करके खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से कई वर्ष पहले हम कनाडा जाकर बस गए थे और उस बीच हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है। उन्होंने कहा कि हम कनाडा में भी किसानों के पक्ष में रैली कर रहे हैं और हमें बहुत दुख है कि किसानों के साथ धक्काशाही हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हम पहले भी गांव में आकर गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार शादी में हमने एक बॉक्स लगाया था जिसमें सारा शगुन एकत्र किया गया और कल दिल्ली धरने में आकर और हमारे NIR भाई भी चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से किसान आंदोलन की सहायता कर सकें। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।